हेलो गाइस, ये हमारा चैप्टर है कृषि। हम इसमें केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। वीडियो अच्छे समझिएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा। सीधे स्टार्ट करते हैं। कृषि हमारे देश की आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया मतलब होता है पैसे कमाने वाला काम। तो कृषि जो है ना, सबसे ज़्यादा पैसा हमारे देश के लोग उसी से कमाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कृषि बहुत तरह की होती है। कृषि माने होता है खेती करना। खेती कई तरह की जाती है। पहली है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। एग्जाम में लिख के देगा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, या फिर दे देगा आपको केवल लिख करके निर्वाह कृषि। बात वही है। इसकी खासियत क्या होती है? तो देखिए, इसकी पहली खासियत है भूमि के छोटे टुकड़ों पर, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है आपको एग्जाम में, कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। यानी जो भूमि की जगह आप जमीन भी याद कर सकते हो कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ के इस्तेमाल द्वारा की जाती है। यानी लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ का इस्तेमाल करके प्रारंभिक जीविका निर्वाह की जाती है कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से करता है। यानी ऐसे याद कर लो कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मजदूर नहीं चाहिए। परिवार के थोड़े बहुत लोग ही, जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, वही अपने आपस में मिलजुल करके प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कर सकते हैं। उनको बाहर वालों की मदद नहीं चाहिए, नहीं, परिवार के लोग ही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, मानसून पर डिपेंड होती है ये खेती। यानी जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है ये केवल और केवल मानसून पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। बारिश होगी तो ये होगी, वरना ये नहीं होगी कृषि। ओके। दूसरा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता पर यह डिपेंड करती है। यानी इसमें बाहर से, मार्केट से लेकर के हम कोई भी खाद नहीं इस्तेमाल करते इस तरह की खेती में। उर्वरकता माने यहाँ पर खाद है, कोई भी तरह की खाद इस्तेमाल नहीं की जाती है। प्राकृतिक जो उर्वरकता होती है, यानी जो मिट्टी होती है वो पहले से जितनी ज़्यादा उर्वरक है, बस वैसी हम खेती कर लेंगे। मतलब हम बाहर से कोई भी खाद वाद नहीं लेते इसके अंदर। ये 4 पॉइंट हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब अगर पेपर में आया तो 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। अब अगली है कर्तन दहन प्रणाली। कभी कभी कर्तन दहन प्रणाली और प्रारंभिक जीविका निर्वाह में अंतर आ जाता है, तो 2-3 पॉइंट आप इसके लिख देना, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के, और 2-3 पॉइंट आप इसके लिख देना कर्तन दहन प्रणाली के। अब कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है, इसकी खासियत क्या होती है खेती की? किसान जमीन के टुकड़े साफ करता है। पहले पहले मतलब किसान जो है वो जमीन को साफ करता है, कोई खेतों से साफ करेगा, फिर अपने परिवार के लिए अनाज उगाएगा उस पर, और खाद्य फसलें उगाएगा। खाद्य फसलों का मतलब होता है जो फसलें हम खाते हैं, जैसे कि आलू, टमाटर, ये सब चीज़ें। तो किसान जो होता है इस खेती को करता है केवल अपने परिवार के लिए और अपने अपने लिए करता है, बेचने के लिए नहीं करता वो इस तरह की खेती को। ठीक है, ओके। जब मिट्टी की, मृदा माने मिट्टी, उर्वरकता माने सब्जी उगाना है, कुछ भी उगाना है, जब मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान क्या करता है, उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। अब ये थोड़े हार्ड वर्ड लिखे पड़े, मैं इजीली बताता हूँ। कर्तन दहन प्रणाली होती क्या है? पहली बात, किसान इसे अपने परिवार के लिए करता है, केवल इस तरह की खेती बेचने के लिए नहीं करता। दूसरी बात, जब एक बार खेती हो जाती है किसी एक खेत में, तो उस खेत में दोबारा वो खेती नहीं करता है, बल्कि उस खेत को छोड़ के जो दूसरा खेत है वहाँ पर किसान खेती करता है। और जब उस दूसरे खेत में खेती हो जाती है तो वापस उस खेत को छोड़ के दूसरे वाले को, जो जिस खेत में पहले कर रहा था, उस खेत में वापस वो खेती करने आ जाता है। यानी वो खेत चेंज करता रहता है। ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से मिट्टी है ना जो खेत की, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। समझ रहे हो? तो उसमें जो लिखा है जरूरी वो याद करो आप, जो समझाया वो वैसे भी लिख सकते हो आप एग्जाम में। ठीक है, ऑलराइट। और अब याद रखना, ये जो है कर्तन दहन प्रणाली, इसके बहुत सारे नाम है इस खेती के। ठीक है, थोड़े नाम पढ़ लेते हैं। मणिपुर में इसे पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। ये पेपर में आया हुआ है दीपा वाला वर्ड, कि छत्तीसगढ़ में इसे क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं, मणिपुर में पामलू कहते हैं। किसको कहते हैं ये सब? कर्तन दहन प्रणाली को। ठीक है, या झूम खेती को, इसे झूम भी कहा जाता है। झूम एक ही बात है, कर्तन दहन प्रणाली को हम झूम भी कहते हैं। मैक्सिको और अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। ब्राज़ील जो एक देश है वहाँ पे इसे रोका कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे बेवर या दहिया कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में इसे खिल बोलते हैं। झारखंड में कुरवा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे झूम बोलते हैं। अब आपको अगर इतने सारे याद नहीं हो रहे इसके नाम, तो 1-2 नाम याद कर लेना और फिर पेपर में चले जाना। ओके, क्योंकि एमसीक्यू की फॉर्म में ही आएगा, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब है गहन जीविका कृषि। याद रखना एग्जाम में वो आपको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और कर्तन दहन प्रणाली और जो यहाँ पर है हमारी गहन जीविका कृषि, इनमें अंतर करने के लिए दे सकता है, तो ये पॉइंट में याद करने हैं। अब गहन जीविका कृषि की खासियत क्या होती है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मैं अपनी आपको नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ। जिस इलाके में जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ के लोग इस खेती को करते हैं। ठीक है,
इस खेती का उद्देश्य होता है ज़्यादा उत्पादन करना। यानी इस तरह की खेती कब की जाती है, जब इंसान खुद के लिए तो उगा ही रहा है फसल को, साथ में कुछ फसल वो बेचने के लिए भी उगा रहा है, तब हम उसे बोलते हैं कि वो गहन जीविका कृषि कर रहा है। ठीक है। और इसमें रासायनिक निवेशों का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक निवेश का मतलब होता है खाद, मार्केट से खाद खरीद के डालते हैं। सिंचाई का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी हम बारिश पे डिपेंड नहीं है, मानसून पे ही हम डिपेंड नहीं रहते, निर्भर रहते हैं कि बारिश होगी तभी हम ये खेती करेंगे। हरे हम सिंचाई कर लेते हैं, हम हैंडपम्प लगा लेते हैं, हम ट्यूबवेल लगा लेते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, हरियाणा और पंजाब में चावल जो है एक वाणिज्य फसल है। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, बेचने की फसल। कि हरियाणा और पंजाब जो है वो चावल को खाते तो हैं, साथ में बेचते भी हैं। हरियाणा पंजाब के किसान जो है वो चावल इतने उगाते हैं कि खुद भी खाएं और बेचे भी। बेचने को बोला गया है वाणिज्य फसल। लेकिन उड़ीसा जो है ना, वहाँ पे चावल ज़्यादा होते नहीं हैं, तो वहाँ पर चावल जो है वो एक जीविका फसल है। यानी लोग उतने ही चावल उगा पाते हैं उड़ीसा में जो वो खुद खा पाएँ, वो उसे बेचते नहीं हैं। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। अब रोपड़ कृषि की बात कर लेते हैं। देखो भैया, एक बात बता दूं आपको मैं, रोपड़ कृषि ना, मैंने इसमें एक लाइन में अंडरलाइन नहीं किया है, मैं समझा देता हूँ। रोपड़ कृषि करने के लिए आपको बहुत बड़ा खेत चाहिए। छोटे मोटे खेत में तो रोपड़ कृषि होती ही नहीं है भाई, बहुत बड़ा खेत चाहिए होता है, तब रोपड़ कृषि होती है। आपके गांव में रोपड़ कृषि नहीं होती होगी मोस्टली, बहुत कम के गांव में होती है, क्योंकि रीज़न है हमारे गांव में आलू बैगन टमाटर ये सब हो जाते हैं। बहुत बड़ा खेत चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है। और रोपड़ जो कृषि होती है, दूसरी बात इसके लिए अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पूंजी माने पैसा चाहिए होता है। और श्रमिक, श्रमिक माने मजदूर, बहुत ज़्यादा मजदूर चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, बहुत बड़ा खेत चाहिए होता है। 3 पॉइंट बता दिए मैंने आपको उसकी खासियत के। ठीक है। रोपड़ कृषि के कुछ एग्जाम्पल है, चाय कॉफ़ी रबड़ गन्ना केला। दिमाग में रखना, याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बस दिमाग में रखो, पेपर हमारा बिल्कुल सिर पर आ गया है। इतना टाइम नहीं है कि हम इसी को प्रॉपरली याद करते रहें। एक दो बार वीडियो रिवाइज करेंगे ना, फिर एक दो बार किताब रिवाइज कर लेंगे। इसको किताब में टिक लगा लेना, एक दो बार रिवाइज करना आप ये पूरा चैप्टर, ऐ भी हो जाएगा आपसे। ठीक है भाई। तो चाय कॉफ़ी गन्ना रबड़ केला ये सब हमारी रोपड़ फसल है। और असम और बंगाल में चाय उगती है, कर्नाटक में कॉफ़ी उगती है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, अब रबी फसल मुझे लगता है आपको पता ही होगा, इसमें एग्जाम्पल याद रखना है इसके कम से कम दो दो, और किस महीने में ये उगती है कब नहीं उगती है रबी फसल। और यहाँ पर आपकी है खरीफ फसल, ये भी आप याद कर लोगे, इसके एग्जाम्पल दो याद रख लेना आप, कब उगती है कब नहीं उगती है, ये सब आप देख लेना। पर सारे एग्जाम्पल ले लेना, जैसे चावल मक्का ज्वार बाजरा अरहर मूंग उड़द कपास जूट मूंगफली सोयाबीन, लेकिन याद एक या दो रख लेना काफ़ी है। बट दिमाग में सारा पढ़ लेना एक बार, क्योंकि पेपर में कई का ऑप्शन है तो दिमाग में हाँ यार ये तो वो थी। एक है जायद, और यहाँ पर फिर से वही आ गया, चावल पंजाब में सबसे ज़्यादा फसल जो है वो बोई जाती है। चावल पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, रबी और खरीफ के अलावा एक और फसल होती है जायद, इसके एग्जाम्पल भी आप याद कर लेना पढ़ने के बाद में। और गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 साल लगता है, गन्ने की जो फसल है उसे तैयार होने में 1 साल लगता है। ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेशेदार फसलों की। तो कपास जूट और सन ये और रेशम, ये चार जो हैं वो रेशेदार फसलें हैं। रेशम के बारे में बता देता हूँ, जो कपास जूट और सन है ना, ये तो मिट्टी में उगता है, यानी खेत में कपास उगता है, जूट भी खेत में उगता है, सन भी खेत में उगता है। लेकिन जो रेशम है ये खेत में नहीं उगता सर, ये रेशम का कीड़ा जो है वो बनाता है रेशम। और रेशम का कीड़ा कहाँ मिलता है, रेशम का कीड़ा मिलता है आपको मलबरी पेड़ पर। मलबरी एक पेड़ का नाम है, उसकी हरी पत्तियों में रेशम का कीड़ा पाया जाता है, और रेशम के कीड़े से ही रेशम बनता है। इसको बोलते हैं आप लोग रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर। कपास के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूती कपड़ा, सूती कपड़े को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग कॉटन वाले कपड़े। आप लोग भी कॉटन की शर्ट टी शर्ट पहनते होंगे, तो वो कपास की बनी होती हैं। और सबसे ज़्यादा दुनिया में कपास को कौन उगाता है, चीन, नंबर 2 पे भारत है। ठीक है। अच्छा, ये एक खरीफ फसल है, कपास एक खरीफ फसल है, और इसे तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। देखो भैया, इसे तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसे हर कोई उगाता नहीं है, क्योंकि इसे उगाओ तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 6 से 8 महीने तक आपको उसे कीड़े से बचाना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है, समय पर इसको पानी देना है, जो भी करना है आपको, तो समय बहुत लगता है। जूट के बारे में बात करते हैं। जूट को हम लोग बोलते हैं सुनहरा रेशा। ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं जूट का, बोरी में, चटाई रस्सी धागे बनाने में, गलीचे, गलीचे का मतलब होता है पैरदान, पैरदान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल ना जूट का प्रयोग हम बहुत कम कर रहे हैं। पहले हम जूट का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन आजकल कम कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है एक तो ये बहुत महंगा होता है। देखो इसको इसको खरीदना ही बहुत महंगा है, क्योंकि इसको उगाने में बहुत पैसा लगता है, फिर इसको ये महंगा बिकता है, इसलिए तो इसकी लागत बहुत उच्च है। दूसरा, अब जूट की तरह ही एक और धागा आ गया है, इसको बोलते हैं नायलॉन। हालांकि नायलॉन जो है वो खेतों में नहीं उगता, वो इंसान खुद बनाता है। ठीक है। नायलॉन, तो नायलॉन सस्ता होता है और आसानी से मिल जाता है, जूट की तरह महंगा नहीं होता, इसलिए आजकल लोग जूट की जगह नायलॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नायलॉन के बने हुए आपको बोरी चटाई रस्सी धागे गलीचे मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, नीचे आते हैं। किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या किया। देखो किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, समझ रहे हो। किसान खेती करते हैं, कृषि करते हैं, किसानों की सरकार बहुत कुछ करती है। कुछ पॉइंट में बता देता हूँ। जैसे सरकार ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया है,
कि किसान जब चाहे तब क्रेडिट कार्ड पे पैसा जो है बैंक से ले सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी सरकार ने किसानों के लिए बनाई है। यानी अगर किसान का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, किसान की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार का सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा और उसे पैसे भी दिए जाएंगे। तो किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, दूसरा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी करवाया है। ठीक है, और क्या करा है, और इसको हम PAIS भी बोलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को हम शॉर्ट में बोलते हैं PAIS, और व्यक्तिगत बीमा को भी हम बोलते हैं PAIS। ये नहीं है आपका व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से PAIS बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या किया किसानों के लिए सरकार ने, आकाशवाणी, आकाशवाणी का मतलब होता है रेडियो, और दूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब होता है टीवी। टीवी पर और रेडियो पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी आती रहती है। बुलेटिन माने समाचार, मौसम की जानकारी के समाचार आते रहते हैं, और कृषि कार्यक्रम आते रहते हैं। प्रसारित माने होता है आना, टीवी पर आना, आते रहते हैं, ताकि किसानों को समय समय पता चलता रहे कि मौसम कब खराब होने वाला है, किस चीज़ का मौसम आने वाला है, कौन सी फसल उगाना ठीक रहेगा। तो देखो सरकार इतना कुछ कर रही है किसानों के लिए। और किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए, बिचौली और दलाल किसे कहते हैं, देखो जब किसान सब्जी मंडी में अपनी फसल को बेचने जाता है, मान लो किसी किसान के पास 100 बोरी आलू है, अब वो आलू बेचने के लिए सब्जी मंडी में जा रहा है, तो सब्जी मंडी में जिसे सब्जी खरीदनी है उससे किसान डायरेक्ट मिल ही नहीं पाता है। पहले वो मिलता है कमीशन एजेंट से। जैसे कि अगर आपको प्लॉट लेना है तो जिसका प्लॉट है उससे आप सीधे मिल ही नहीं पाओ जल्दी, पहले आप किसी कमीशन एजेंट से मिलोगे, प्रॉपर्टी डीलर से, फिर वो अपना बीच में हिस्सा खाएगा। समझ रहे हो, तो ये सब होता है। तो किसान पहले दलाल से मिल जाते हैं बेचारे, बिचौलिए से, जिससे उन्हें बहुत घाटा हो जाता है। इसलिए सरकार ने न्यूनतम सहायता मूल्य किसानों के लिए लागू कर दिया है, ताकि उन्हें इतना घाटा ना हो। समझ रहे हो, ये सब सरकार ने किसानों के लिए किया है। तो 2-3 पॉइंट है, 1-2 पॉइंट भी याद कर लेंगे, और अगर पेपर में भूल जाएं तो बना के कुछ भी लिख सकते हैं, किसानों की सरकार ने क्या क्या किया है, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक नाम है विनोबा भावे जो थे, ये किसानों के लिए लड़े, जिए, मरे, और इन्होंने भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी के साथ में, और उसको रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया, क्योंकि उसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था उस आंदोलन में, इसलिए उसको बोला गया था रक्तहीन क्रांति। किसानों के लिए उन्होंने चलाया था। ठीक है, और ये जमींदारों के खिलाफ थे। जमींदारों के पास जो ज़मीन थी, ये चाहते थे कि वो किसानों को वापस उनकी ज़मीन दे दें। ठीक है, विनोबा भावे, याद रखना नाम। और ये कुछ MCQs हैं। ठीक है, तो भैया ये अपने MCQs देख लेना, किसका आंसर कौन सा है, क्या है, कैसे है। ठीक है भाई, ओके। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है सर, ये क्या है भैया, ये क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर में 5 नंबर में आ गया। जैसे मान लो चावल है, अब पेपर में अगर लिख करके आ गया चावल की भौगोलिक स्थिति, या चावल की विषम स्थिति, या चावल की परिस्थिति, कुछ भी आ गया चावल के बारे में, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। अब लिखो कैसे आप पॉइंट इसके, सबसे पहले आप लिखोगे नंबर 1 कि चावल की बुआई जून और जुलाई में की जाती है। अब बुआई वर्ड अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि चावल की खेती जून और जुलाई में शुरू की जाती है, और चावल की कटाई जो होती है वो सितंबर से अक्टूबर में ख़त्म कर दी जाती है। मतलब चावल को काट लिया जाता है। चावल को उगने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए होता है, और चावल को उगने के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश चाहिए होती है। अब लास्ट में चावल के यहाँ पर 3 राज्य दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब। तो आप ऐसे याद करना कि पंजाब में चावल उगाया जाता है, बस एक याद कर लो कोई भी, या फिर यूपी में चावल उगाया जाता है, या फिर पश्चिम बंगाल में चावल उगाया जाता है। 3-3 राज्यों के नाम याद नहीं रखने, बस एक याद रखना है। मैं फिर रिवाइज करता हूँ, चावल वाला कैसे लिखा आपने कि जून जुलाई में चावल की बुआई की जाती है, यानी जून जुलाई में चावल को बोया जाता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सितंबर अक्टूबर में उसकी कटाई होती है। नंबर 3 पॉइंट, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए होता है। नंबर 4 पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बारिश चाहिए होती है। नंबर 5 पॉइंट, पंजाब में चावल उगाए जाते हैं। ठीक है, और आगे लिख देना और भी राज्यों में उगाए जाते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया आपके, ये 5 पॉइंट बन गया आपके 5 नंबर के। तो चावल के बारे में भौगोलिक स्थिति या कुछ भी लिख करके आया आपको लिखना है। ठीक है, पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि राजू जो है वो एक फसल उगाना चाहता है जिसके लिए 100 सेंटीमीटर ऊपर की बारिश चाहिए होती है, बताइए उस फसल का नाम और उसको कैसे उगाया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए होंगी। तो यही आप लोगों के फसल का नाम चावल है, फिर पूरे 5 पॉइंट लिख दोगे। ऐसे गेहूं के लिए होगा, ऐसे मक्का के लिए होगा। सर हम इतना सारा याद कैसे करेंगे, तो देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हम एक सट्टा खेलेंगे, हम रिस्क लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सारा याद करेंगे तो टाइम लग जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ अभी सारे के सारे 7 पॉइंट याद कर लो, बट फिर भी मुश्किल है कई लोग, क्योंकि पेपर हमारे सिर पर है। तो एक काम कर सकते हो, चावल याद कर लो, गेहूँ याद कर लो। ठीक है, चावल गेहूँ गन्ना, कपास और जूट याद कर लो। ठीक है भाई, बस इतना याद रख लो, काम चल जाएगा। चावल गेहूं गन्ना, कपास और जूट। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।